नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे मेहमान हैं विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी प्रोग्राम में बस पहुंचने ही वाले हैं किसी भी वक्त, लेकिन आज हम प्रोग्राम की शुरुआत बिहार से तो करेंगे क्योंकि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो होता है वो बिहार स्पेशल होता है। और अब 122 सीटों पर अगले चरण का चुनाव जो है वो 11 नवंबर को होने जा रहा है और उसका प्रचार आज खत्म हो जाएगा। 122 सीटों पर 20 जिलों में वोट डाले जाएंगे परसों। और आज जितनी पार्टियां हैं अपने सारे बड़े बड़े नेताओं के जरिए एक आखिरी जोर आजमाइश करने के लिए आपको बिहार में उतरी हुई दिखाई देंगी। जैसे एनडीए की तरफ से आज अमित शाह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सभाएं होंगी। अमित शाह की बिहार में आज 2 रैलियां हैं और योगी आदित्यनाथ की 4 सभाएं होंगी। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बिहार में प्रचार का पूरा हो चुका है। और दूसरी तरफ अपना जन्मदिन मना रहे तेजस्वी यादव, आज परिवार के साथ उन्होंने जन्मदिन की शुरुआत तो की केक काट के, लेकिन उनका प्रचार भी ताबड़तोड़ तरीके से बिहार के अंदर चल रहा है। आज में तेजस्वी यादव की 15 रैलियां हैं। आप देखिए उनके समर्थक जो है लड्डू वड्डू लेकर के आए हैं, उनको मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री भी बता दिया पोस्टर लगा करके। लेकिन तेजस्वी जी जान से जुटे हुए हैं और उनको लगता है कि चलिए पहले फेज में जो हुआ हो सो हुआ हो, अब क्या अच्छा क्या बुरा वो तो 14 को पता चलेगा। लेकिन ये चरण और महत्वपूर्ण है, इसमें और जोर लगाया जाए क्योंकि यहां पिछली बार एनडीए को और ज्यादा सीटें मिली थी। तेजस्वी यादव ने परिवार के साथ जन्मदिन मनाया और उसके बाद हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए। तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव की तरह इस बार भी खूब प्रचार किया, एक दिन में 15-15 सभाएं। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके कैंपेन में वो धार नजर नहीं आ रही जो एक 20 साल से चल रही सरकार को या 20 साल के चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए जिसकी बातों में और वादों में वो धार होनी चाहिए। क्या वोटरों के साथ तेजस्वी यादव पिछली बार की तरह कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? यह बात सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि हम तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यह आपको ग्राउंड पर जाकर के बात करने वाले बहुत लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि भाई सब कुछ है, पार्टी वही है, नेता वही है और अब तो तेजस्वी यादव अनचैलेंज्ड लीडर हैं अपनी पार्टी के अंदर। लेकिन फिर भी इस बार या तो वो कुछ डिस्ट्रैक्टेड हैं या सहयोगियों से जो उनको मदद की उम्मीद थी, परिवार से भी इनफैक्ट जो मदद की उम्मीद थी वो उनको नहीं मिल पा रही है, या फिर इस बार कैंपेन में वो बातें, वो मुद्दे खड़े नहीं कर पाए जो लोगों के दिलों में घर करती। क्या लालू यादव की खुद की लेगेसी, जिसको सब लोग जंगल राज के नाम से जानते हैं, वो तेजस्वी यादव पर इतनी भारी पड़ रही है कि वो उसकी काट नहीं ढूंढ पा रहे? इस पर भी हम लोग जो है आज बात करेंगे। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ गए। हर्षवर्धन जी बहुत स्वागत आपका प्रोग्राम के अंदर। और अब आज तेजस्वी से शुरुआत हम इसलिए नहीं कर रहे कि उनका जन्मदिन है, लेकिन इसलिए क्योंकि ये चुनाव जितना नीतीश कुमार सेंट्रिक हो गया नजदीक आते आते पहले फेज की पोलिंग के, तेजस्वी यादव इस नैरेटिव में कहां पिछड़े, इसको जरा हम लोग समझें। तो मैं आपको आज का उनका एक ताजा बयान सुनाता हूं। तेजस्वी यादव बोलने के माहिर हैं, प्रधानमंत्री पर खूब निशाने लगाते हैं वो, और उन्होंने कहा कि भाई मैं जब सरकार में था नीतीश कुमार के साथ ही, तो हमने बिहार को 65% आरक्षण दिया था। आज मोदी जी बताएं कि वो आरक्षण बिहार के युवाओं को क्यों नहीं मिल रहा। बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी घर में हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। जवानी में लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, बिहार को ज्यादा मिला है। अब बिहार को क्या मिला है, कितना मिला, अभी बात चल रही, वो बोल रहे थे तो पीछे से प्रोफेसर साहब मुझे कुछ बता रहे थे, ये बात भी करेंगे सर। कुछ इकोनॉमिक डेटा जो है वो आज हम आपको देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा हैंडीकैप तेजस्वी यादव के साथ इस चुनाव में नजर आया, वो जंगल राज वाला नैरेटिव तो चले ठीक है, वो तो अब पिता है, पिता माता की 15 साल की सरकार का बैगेज है, तो वो उसको ढोना है कैसे और बैगेज को कैसे लगेज बनाना है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा, आप कहिए पांव में पत्थर बंधा हुआ है, जो तेजस्वी यादव को रफ्तार नहीं पकड़ने दे रहा, क्या वो राहुल गांधी है, क्या वो कांग्रेस पार्टी है?
पिछले चुनाव का नतीजा आया, 15 सीट से पिछड़ गया केवल तेजस्वी यादव। अगर कांग्रेस पार्टी के स्ट्राइक रेट थोड़ा और बेहतर रहा होता तो तेजस्वी शायद मुख्यमंत्री 5 साल के होते और आज नीतीश कुमार चैलेंजर होते। लेकिन उस वक्त जो कुछ कांग्रेस के लिए कहा गया सो कहा गया। आज कांग्रेस उतनी ताकत से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रही है क्या? क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी इस कैंपेन में कुछ जोड़ रहे हैं या इस कैंपेन की धार को कम कर रहे हैं? यह सवाल पूछने वाले आज आपको ग्राउंड वर्कर से लेकर इन पार्टियों के और बड़े बड़े पत्रकार और एडिटर भी मिल जाएंगे। राहुल गांधी ने कैंपेन सबसे देर से शुरू किया। राहुल गांधी बीच में अपनी यात्रा के बाद 2 महीना गायब हो गए बिहार से, ये तो सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब पहले फेज का मतदान होना था 6 तारीख को, 5 तारीख को राहुल गांधी क्या कर रहे थे आप सोचिए। अगले दिन वोट पड़ना है और राहुल गांधी दिल्ली में, हरियाणा में वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका पूरा पार्टी का मैकेनिज्म और तंत्र यह साबित करने में लग गया कि हरियाणा का चुनाव चोरी हुआ है। अरे चुनाव बिहार में हो रहा है, अगले दिन वोट होना है। यह बात मैं तो कोर्ट भी कर सकता हूं क्योंकि हम लोग खुल के बात करते हैं। मैं तो राजीव सरदेसाई जी का एक वो ग्राउंड पे वो भी गए हुए, तो मैंने तो इंटरव्यू वो जो करते हैं ब्लॉग, उसमें मैंने सुना। उन्होंने कहा वोट चोरी कोई इशू नहीं है, बिहार की जनता नाम नहीं ले रही। आप राहुल गांधी के बारे में भी कुछ पूछ लीजिए तो कोई रिकॉल वैल्यू नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, आप सरदेसाई को कोट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, समीर जी पहला दिन से ही कह रहे हैं कि नहीं है, हर्षवर्धन जी पहले, उसको आप तवज्जो दें। उनकी बात को उस तरफ के लोग ज्यादा समझते हैं ना, इसलिए किया। मैं उनको लगता है ये जो बोल रहा आदमी सच बोल रहा होगा, तो वो उन्होंने अच्छा, वो रेयरली फेवर में बोलते हैं इसलिए बोल रहे हैं। आवाज सुनिए, आप राहुल गांधी की बात आप सुन लीजिए। अभी समीर जी ने कल बताया था, होना था प्रचार में 2 दिन यहां के दूसरे फेज के प्रचार के बचे। राहुल गांधी चले गए मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी में फिर वोट चोरी हुई है। गुजरात में चोरी हुई है, महाराष्ट्र में चोरी हुई, हरियाणा में चोरी हुई, मध्य प्रदेश में चोरी हुई। बिहार की बात कब करेंगे राहुल जी? सुनिए। क्लियरली वोट चोरी देख रहे कैसे पकड़ वोट चोरी 8 में से 1 और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और SIR उसको आप कवर अप करने का है। बहुत अलग अलग इंफॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। मैं फिर क्लियर कर दूं, मुद्दा राहुल गांधी से ज्यादा हमारा आज के सब्जेक्ट तेजस्वी यादव हैं। त्रिपाठी जी नहीं आए जब मैं भूमिका बना रहा था प्रोग्राम की। दिन में 15-15 सभाएं हैं, आज जन्मदिन भी है उनका, शुभकामनाएं तेजस्वी जी को, युवा नेता हैं। मैं अभी संजय झा जी को सुन रहा था, जो कार्यकारी अध्यक्ष JDU के हैं। उन्होंने हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर को एक इंटरव्यू दिया। पहले तो जहां वो इंटरव्यू दे रहे थे मैंने देखा पीछे तालाब था, लेक थी, कोई खूब रोशनी हो रही थी। मुझे लगा पटना में कहाँ, ये गांधी सेतु पे कहाँ इन्होंने टेबल कुर्सी लगा ली। तो पता लगा कि वो कोई छोटा सा गांव है, लेकिन देख के आपको लगेगा नहीं कि वो गांव में इंटरव्यू हो रहा था रात के समय में। और उन्होंने कहा कि बात वो नीतीश कुमार की करते हुए कह रहे थे, देखिए 2 दिन बिहार में बरसात हुई पहले फेज की पोलिंग से पहले और हेलीकॉप्टर नहीं उड़े, तो हमें भी लगा कि फोन पर जो है हम लोग भी सभाएं कर लेते हैं। तेजस्वी यादव फोन पर ही सभाएं कर रहे थे क्योंकि पटना से बाहर नहीं कर पा रहे थे। ये नीतीश कुमार ने पूछा कि बाय रोड क्यों नहीं चलते, तो उन्होंने कहा साहब बाय रोड कितनी सभाएं, 8 सभाएं लगी हुई हैं, कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, चलो एक दिन में 300 किलोमीटर, अगले दिन 350 किलोमीटर नाप दिए चीफ मिनिस्टर ने बाय रोड, बरसात में रैलियों को रोड शो बना दिया। तेजस्वी यादव की उस दिन हम सबने आलोचना की थी इसी प्रोग्राम में कि वो भी कर सकते थे ये काम, वो तो नौजवान व्यक्ति हैं, वो तो उनके लिए ज्यादा आसान होता। लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव जिस प्रकार इस चुनाव में डटे और मुद्दों पर बार बार इलेक्शन को लाने की वो कोशिश की। आज आरक्षण की बात कर रहे हैं तो बिहार में कोई सुनता होगा उस बात को। जब वो जंगल राज के जवाब में कहते हैं क्राइम पटना में कितना बढ़ गया, तो ये बात करने की है। जब वो ये कहते हैं कि मैं आऊंगा तो मैं इतनी सरकारी नौकरियां दूंगा, आप उस पर बहस कर सकते हैं। वोट चोरी तो बहस का भी मुद्दा नहीं रह गया। त्रिपाठी जी, क्या तेजस्वी यादव का चुनाव डीरेल राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो तेजस्वी जी को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और भले वो वंशवादी राजनीति से आए हैं, ढेर सारा बैगेज है उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने कोशिश बहुत की है। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये चुनाव तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द है। धुरी में वो है,
बाकी सब उसके इर्द गिर्द हैं। लाख कोई कहे, और ठीक है नीतीश कुमार ने बड़ा कमाल का काम किया, हमको भी गलत साबित करने की कोशिश की, जैसे मैं नहीं मानता हूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक है, लेकिन हमको भी गलत साबित किया, गजब काम किया है, जिस तरह से रोड शो किया, रैली की, सारा परसेप्शन बदल दिया। लेकिन जैसे ही हम पूछते हैं क्या तेजस्वी यादव का काम राहुल गांधी ने बिगाड़ दिया, तो मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी आपका उतना बुरा नहीं कर सकता जब आपके अपने लोग बुरा करने लगे। राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव का काम बिगाड़ा है। 2020 में भी चढ़ा हुआ चुनाव था, बड़ा शानदार चुनाव था, एकदम से नीतीश कुमार जूझ रहे थे, जिसको कहते हैं ना कि आप अगल बगल से आपके तीर चल रहे थे, आपके साथ जो लड़ने वाला चिराग पासवान आपका बुरा कर रहे थे, भाजपा और जेडीयू के लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए थे, उसमें तेजस्वी नहीं जीत पाए। आप जब इस संदर्भ से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और तेजस्वी ने काम बहुत अच्छा किया था। 25 के चुनाव में तेजस्वी स्वयं पहले डिरेल हुए। आप इसको समझिए। आपने भी एक लाइन बोली कि ये आरक्षण वाली बात कोई सुन रहा होगा तो समझ भी रहा होगा कि आरक्षण वाली बात बेकार है, फ्लॉप है। आपने जनगणना कर ली, उसके आधार पर आप आरक्षण से कुछ नहीं दे सकते। देने का जरिया एक है कि वहां इंडस्ट्रियल पॉलिसी बने, माहौल तैयार हो, लोग आए, तब होगा। आपने दूसरा उछाल दिया, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। डेस्परेशन था। 10,000 के जवाब में आपको लगा कि अरे हम तो पिछड़ गए, जबकि तेजस्वी बड़ी मजबूत स्थिति में खड़े। और मेरा यह मानना है कि आज की तारीख में बिहार का अगर कोई सबसे ताकतवर नेता है तो अभी तेजस्वी यादव, इसमें कोई इब्बत नहीं है। राहुल गांधी ने क्या किया, पहले से जो खराब हो रहा था, यानी तेजस्वी के समर्थक, तेजस्वी के लोग, तेजस्वी को समझाने वाले, अब आप बिहार जैसे बदल गया, उसमें आरक्षण कह के नहीं कर सकते हैं। जो आरक्षण पाने वाला भी है वो भी माइग्रेशन कर गया है, वो भी दिल्ली, मुंबई, सूरत, वडोदरा, पटना से निकल कर चला गया है, और वो भी उसी तरह से काम कर रहा है। उसको दिख रहा है कि भाई प्राइवेट नौकरी से हम कितनी अच्छी स्थिति में, बिना आरक्षण के हम कितनी अच्छी स्थिति में, वहां जाकर चुके। फिर क्या हुआ, राहुल गांधी ने आकर जो वोट चोरी चलाया, 16 दिन में पूरा राष्ट्रीय जनता दल का जो माहौल था उसको पटना के जेपी गंगा पथ पर ले गए, और जैसे ही वहां ले गए तेजस्वी जी ने बढ़िया डांस कर दिया, बड़ा सुंदर डांस था, लेकिन वो नीतीश कुमार की विकास गाथा बता गए। और उससे भी जब बात नहीं बनी तो वोट चोरी में जितने नाम राहुल ने लिए सब झूठ निकले। अंत में तेजस्वी को कहना पड़ा भैया दूसरे मुद्दे भी हैं। लेकिन जब चुनाव नजदीक आया ना, लगा कि इस बार गड़बड़ हो जाएगी, तो आदमी जो डेस्परेशन में गड़बड़ करता है, फिर आ गया कि वैसे तुम हमको गंवार कहोगी, जब कट्टा उठा लेंगे तो रंगदार कहोगी। अब ये अगर राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी के मंच पर चलेगा तो फिर तो पीएम को, जिसको कहते हैं ना कि मुंह मांगी मुराद, जो रोगी मन भावे ता बैदा फरमावे, वो हो गया। फिर तो अद्भुत हो गया, फिर तो मोदी जी ने लपक लिया, और आज जंगल राज बड़ा मुद्दा बन गया जी। अभी आज मैं, आपने चूंकि एक कोट किया तो एक मैं भी कोट कर देता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज एक एडिटोरियल है, स्वामीनाथन, फिर वहां मेरा वाला कोट कर रहा, मैं बोलने वाला था, आप बोल दिए पहले। अच्छा, आप तो आप नहीं, आप बोलिए। सच में लिखा हुआ था स्वामीनाथन, नहीं है उसमें, मुझे पूरे एडिट पेज पे उन्होंने लिखा है, लेकिन जो उसकी हाइलाइटर पॉइंट है वो मुझे हिट कर गया। और हम लोग उसकी बात भी करते रहे, कहानी कुर्सी की हम लोग बात करते हैं, लेकिन दूसरे संदर्भ इसलिए ले रहे हैं कि आपको समझ में आए कि हम कोई हवा में बात नहीं करते। स्वामीनाथन कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तेजस्वी कास्ट वॉर पे नहीं गए, दूसरे काम नहीं किया, एम्प्लॉयमेंट की बात की, लेकिन जो माफिया डॉन है, शब्द सुनिएगा, एक शब्द लिखा है उन्होंने, जो माफिया डॉन है अभी हो सकता है कुछ कंट्रोल में दिखे, लेकिन तेजस्वी की सरकार आई तो 1 से 2 साल के भीतर वो अनमैनेजेबल, अंग्रेजी में शब्द लिखा है अनमैनेजेबल, इसको आप हिंदी में कहें तो बेलगाम हो जाएंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि दोनों का फर्क क्या है। ये जो आप यही आर्गुमेंट दिया है स्वामीनाथन अय्यर ने, इकोनॉमिस्ट हैं वैसे तो वो उन्होंने आर्गुमेंट ये दिया कि लोग कह रहे हैं 10,000 रुपए से नीतीश कुमार को एज है, उससे अब चुनाव जीतेंगे क्या। फ्रीबीज से उन्होंने कहा, मैं नहीं मानता फ्रीबीज से चुनाव जीते जाते हैं। और उन्होंने कहा बिहार में 10,000 रुपए से वोट कुछ ज्यादा मिल जाए नीतीश कुमार को, वो हो सकता है, लेकिन ये चुनाव प्राइमरीली लोगों की याददाश्त में जो वो जंगल राज बसा हुआ है उसका चुनाव है। वो नीतीश कुमार को याद कर रहे हैं कि हमें इस आदमी ने उस दौर से निकाला था। तो आज अगर नीतीश कुमार जीते तो प्रथम वजह वो होगी उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने की या दोबारा सत्ता में लौटने की। ये स्कीमें भी में उसमें हो सकता है कुछ इजाफा कर दें। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति प्रशांत किशोर के बारे में देखिए, यहां भी जितने लोग हैं, मुझे सबसे ज्यादा उनके आलोचक नहीं कहूंगा, लेकिन चुनाव में मुद्दा त्रिपाठी जी ज्यादा नहीं मानते उनको, समीर जी को लगता है कि वो कोई इशू है। लेकिन ऐसा तो कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि वो जो बातें उठा रहे हैं वो गलत है, या उन्होंने जो मुद्दे दिए, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, तो वो बिहार के रियल इश्यूज नहीं है, वो हैं।
प्रशांत किशोर ने जब ये वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया, मुझे अच्छी तरीके से याद है, उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ा सरसरी तौर पर यह कहा था कि ठीक है, विपक्ष का नेता एक आरोप लगा रहा है तो उसका जवाब आना चाहिए, इतना ही। यह मुद्दा उनके कैंपेन का कभी पार्ट रहा ही नहीं तो कभी थोड़ा बहुत तेजस्वी यादव ने भी इस बात को राहुल गांधी की मान रखने के लिए कह दिया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा। और अब तो वो खुल के कह रहे हैं भाई ये बिहार का मुद्दा नहीं है। राहुल जी, कब जानेंगे आप किसका वोट कटा? वो तो पूछ रहे हैं वोट किसका कटा, ये बताइए बिहार के अंदर। सुनिए प्रशांत किशोर। ये वोट चोरी का मामला बिहार में आप लोग भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा से लड़ रहे हैं, वहां पर जो कर रहे हैं वो करें, इलेक्शन कमीशन समझे, राहुल गांधी समझे, नरेंद्र मोदी जी समझे। हम लोग को, बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, बिहार के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा कब होगी, रोजगार कब होगा, बिहार की दुर्दशा कब सुधरेगी। वोट चोरी से क्या लेना देना है? बिहार में कोई आपको मिला अभी रास्ते में कि मेरा वोट कट गया है? जब किसी का वोट कटा ही नहीं है तो क्या आप वोट चोरी बात किए जा रहे हो? भाई वोट चोरी का मामला है, अपना दिल्ली में अगर मामला है, इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए। बिहार के इलेक्शन को क्यों हाईजैक कर रहे हो? और मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूं विजय जी, ये मुद्दा उन्होंने 5 तारीख को उठाया था, बिहार के वोट से एक दिन पहले। सारा ध्यान वोट चोरी पर ले गए थे राहुल जी। जी राहुल जी, तो ठीक है, आप अभी पूछ रहे थे कि बिहार की बात कब करेंगे, तो अभी तो तमिलनाडु भी चुनाव होने हैं, केरल में भी चुनाव होने, तो तब तक वो सारी रिपोर्ट आएगी तो उसमें तब बिहार की बात हो जाएगी। अच्छा, अगले साल होगी बिहार की बात। तो मुद्दा वो नहीं है राहुल जी, अपना अब उसमें क्या कर सकते हो आप? जो उठा रहे हैं। बिहार में चुनाव का मुद्दा नहीं है वोट चोरी। अब ये इसमें कोई क्या कर सकता है? उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, बिहार की गलती। हाँ, मतलब जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको उसकी बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये चुनाव तेजस्वी के इर्द गिर्द से शुरू हुआ था और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द पहुंच गया है। सही समझे, शुरू ये हुआ था तेजस्वी के इर्द गिर्द, लेकिन अब नीतीश कुमार के पास पहुंच गया है। और 10,000 को आप माने ना माने वो बड़ा इशू है। स्वामीनाथन साहब बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और वो कंटिन्यूटी का 10,000 है। मैं इसको ये कहता हूँ 2006 की साइकिल वहां तक पहुंच गई है, रोजगार तक, उसकी जीविका दीदी तक 10,000 रुपए। तो वो कंटिन्यूटी में उसको एक भरोसा हुआ है कि भाई ये पैसा और ये काम जो है हमारी मदद के लिए हुआ है, और 50%, 60%, 70% जो भी महिला वोट है वो उनको मिलने वाला है। तो इसलिए वो इशू नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। जंगल राज का बैगेज अब चाह कर भी नहीं छोड़ा सकते तेजस्वी जी, ये बात है। लेकिन ये भरोसा कि वो आ जाएंगे तो ठीक हो जाएगी, ये ज्यादा चिंता की बात है कि यदि ऐसा लोग मान रहे हैं कि वो आ जाएंगे तो और खराब होगी। मतलब वो जंगल राज था, उस बैगेज को छोड़ देते या नहीं छूटता, जो भी होता, मुझे नहीं लग रहा था कि जंगल राज इतना बड़ा बैगेज होगा उनके लिए। आज आप मान रहे हैं कि है इशू है, एक बड़ा इशू है, लेकिन मैं तेजस्वी के साथ उसको नहीं जोड़ कर देखता, क्योंकि 20 साल में एक तो ये भी वजह है कि 20 साल में या तो आपने ऐसी व्यवस्था कर दी होती थी कि जंगल राज याद नहीं करना पड़ता। तो अभी तो पिछले 2-3 महीने में जंगल में मोर नाचे ही हैं, तो शहर में नाचे पटना में, जंगल में क्या बात है। तो वो इशू नहीं है, मुद्दा वो महत्वपूर्ण है। जंगल का देखिए, कानून व्यवस्था सबसे जरूरी होता है आदमी को जीवन में जीने के लिए। उसको डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको मुझे याद आ रहा है कि गुजरात का इलेक्शन नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे, तो उन्होंने केवल एक लाइन लड़ी। उन्होंने कहा कि गुजरात के घरों में ये चिंता है कि शाम को बेटा घर आएगा कि नहीं। उसने उस पूरे इलेक्शन को बदल दिया 2002 के चुनाव को। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर हमेशा हम क्या कि आम आदमी जो है ना वो कानून व्यवस्था से बहुत डरता है, और जो अव्यवस्था है उससे ज्यादा डरता है, क्योंकि वो नहीं लड़ सकता गुंडों से। तो इसलिए योगी जी चल जाते हैं, मायावती चलती हैं, कल्याण सिंह चलते हैं, अखिलेश जी इसलिए बाहर चले जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कानून व्यवस्था का मुद्दा आता है तो आपका विकास, आपकी और योजनाएं उसके पीछे रह जाती हैं। ये एक बड़ा मुद्दा हो गया है जी। प्रशांत जी का मुझे नहीं पता, प्रशांत जी को आप आजकल एनडीए के साथ क्यों नहीं जोड़ के रखते? मैं तो वैसे पहले दिन से जोड़ता हूं, तो एनडीए में एक दल को और जोड़ लीजिए, क्योंकि वो एक भी सवाल एनडीए की सरकार से जी, मोदी जी से, उनसे क्या नाम है, नीतीश कुमार जी, उनसे नहीं करते हैं। वो सारे सवाल तेजस्वी जी से करते हैं, सारे सवाल राहुल जी से करते हैं। वोट चोरी मुद्दा नहीं है तो राहुल जी की चिंता है ना, प्रशांत जी की चिंता थोड़ी है। मतलब वो तो पूछा पत्रकारों ने, भाई वो इतनी बड़ी बात पत्रकार केवल उनसे ऐसा नहीं है। प्रशांत जी की कई मुद्दों पर आलोचना करता हूं, किसी मुद्दे पर नहीं बोलते। नीतीश कुमार को पहले दिन से वो कह रहे हैं कि हमें नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है। वो कह रहे हैं 25 सीट नहीं आएगी, नहीं बनना चाहिए। नीतीश कुमार जी को तो वो चुनना चाहते हैं। देखिए जरा ये डेटा अगर आप लोग दिखा सकते हैं, देखिए मेहनत के बाद रैली की बात हो रही थी। नीतीश कुमार 67 रैली, चलिए मोदी से शुरू कर लेते हैं। मोदी जी की सभाएं, बड़ी सभाएं होती हैं 15 रैलियां, अमित शाह उनसे छोटी सभा करते हैं 34 रैलियां, नीतीश कुमार 67, तेजस्वी यादव 125 सभाएं कर चुके हैं, और राहुल गांधी
13 उन्हीं को टाइम नहीं मिल रहा है, बस उन्हीं को टाइम नहीं। नहीं, तो 15 तो प्रधानमंत्री ने तेजस्वी जी ने इस बात पे दबाव ही नहीं दिया होगा कि वो करें। अच्छा ये बताइए। तेजस्वी ने कहा आप करिए, मेरे साथ ना करें, ये खबर में, लेकिन जो नहीं, लेकिन इसमें एक लाइन पहले जोड़ दूं मैं, आप मतलब ये वाली हाँ ये आ गया ना 29 राहुल जी का मुकाबला किससे है? आप तो 15 के मुकाबले 13 कर लिए उन्होंने। तेजस्वी से ये ठीक है, उन्होंने 15 के मुकाबले 13 ठीक है, बराबर है। ये समीर जी ने बताया था उस दिन, मुझे नहीं मालूम था कि पंचमढ़ी में है राहुल गांधी, जब उन्होंने वोट चोरी के अगले कल की बात है जी। तो हुआ ये कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार पहुंच गए और वहां ढूंढ रहे होंगे वो राहुल की, उनको नहीं मिले, तो उनको ही बताओगे कि वो तो आपके प्रदेश गए। बोले गजब बात है, मैं अपना प्रदेश छोड़कर जहां चुनाव है वहां आ गया और जिस आदमी को यहां चुनाव लड़ना है वो वहां पहुंच गया। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो पप्पू को समझ में नहीं आता कि चुनाव होता कैसे है, और जहाँ चुनाव होता है, मैं आज मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच में आया कि हमारे प्रत्याशी के लिए चुनाव की बात करना। और एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इतने बड़े नेता पूछो मत, और कैसी समझ है, आज और कल चुनाव में कहेंगे कि चुनाव में अगर कांग्रेस को जीतना है, उनके साथ वालों को जीतना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनको कहां होना चाहिए था? बिहार में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था? बिहार में सभा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो नहीं आ रहा है, वो हमारे मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी में छुट्टी बिता रहा है, छुट्टी बिता रहा है। अब छुट्टी का तो नहीं मुझे पता कि छुट्टी में तारे थे, वो जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में शायद वो जो गए, लेकिन ये बीजेपी वाले भी याद बहुत करते हैं राहुल गांधी को। समीर जी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ट्रेनिंग हो रही है। वो सुबह आज गए थे, रिजर्व घूमने गए थे। जिला कार्यकर्ता कल बैठक नहीं जिलाध्यक्ष की, बड़े मजा आज टाइगर रिजर्व घूम रहे थे। सुबह टाइगर रिजर्व गए थे। जीतू पटवारी ने कहा था कि अब आप पचमढ़ी आए तो आप टाइगर रिजर्व घूम के जाइए, तो आज सुबह वो टाइगर रिजर्व सफारी घूमने गए थे। देखिए कल राहुल गांधी पचमढ़ी जाने का कार्यक्रम था, जिलाध्यक्ष के साथ कल बैठक थी, और राहुल गांधी कल जब पहुंचे तो जीतू पटवारी ने 2 दिन पहले बिहार में जो विधायक और कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार करने गए थे, सबको मैसेज किया कि भैया बिहार छोड़ो, मध्य प्रदेश लौटो। सबने कहा भाई प्रचार का आखिरी समय चल रहा है, 48 घंटे बाकी है क्षेत्र में, तो बोले भैया राहुल गांधी जी पचमढ़ी आ रहे हैं, जिलाध्यक्ष की बैठक है, आप सबको वहां पहुंचना है। और सब कल बिहार छोड़कर सब पचमढ़ी पहुंच गए थे, कांग्रेस सभी नेता। और उस बैठक में राहुल गांधी ने जिलाध्यक्ष से बात की, और फिर राहुल गांधी ने बड़े उनसे कहा कि भाई अब एसआईआर के साथ ही चुनाव हमको लड़ना पड़ेगा, अब ये तय है, तो यह सतर्क रहो, अपने बीएलए को बोलो कि कोई भी अपना वोट ना कटे। बीएलए एसआईआर मान ली उन्होंने कल मान ली बैठक में, ये बोल दिया जिलाध्यक्षों के कि एसआईआर के साथ ही हमको चुनाव लड़ना है। अब यह सुनिश्चित करना है कि हमारा वोट ना कटे, बीएलए जमीनी स्तर पर अलर्ट हो जाए, तमाम जगह जिलाध्यक्ष संगठन के स्तर पर काम करें। और कल जीतू पटवारी मोहन यादव सरकार के खिलाफ कुछ जांच की रिपोर्ट लेकर आए थे, उन्होंने राहुल गांधी को दी कि साहब ये भ्रष्टाचार और ये घोटाले और ये मामला है, आप जिक्र कीजिएगा। राहुल गांधी ने वो फाइल देखी, एक तरफ रख दी और बोले कि वो 25 लाख वहां वोट चोरी हो गए थे, आपको भी देखना है बिहार में, मध्य प्रदेश के चुनाव में कितने वोट चोरी हुए थे। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं उत्तराखंड देखा था वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था, और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है, उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, जिन्हें पहाड़ से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, देवभूमि के लोगों से लगाव है, उनका मन आज प्रफुल्लित है, वो आनंदित है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य को नई ऊंचाई देने में जुटी है। मैं आप सभी को उत्तराखंड की रजत जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के
उन बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं उस वक्त के सभी आंदोलनकारियों का भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं उत्तराखंड से मेरा लगाव कितना गहरा है। जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर यहां आता था तो यहां पहाड़ों पर रहने वाले मेरे भाई बहनों का संघर्ष, उनका परिश्रम, कठिनाइयों को पार करने की उनकी ललक मुझे हमेशा प्रेरित करती थी। साथियों, यहां बिताए हुए दिनों ने मुझे उत्तराखंड के असीम सामर्थ्य का साक्षात परिचय करवाया है। इसलिए ही जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा ये दशक उत्तराखंड का है, तो ये सिर्फ मेरे मुंह से निकला हुआ एक वाक्य नहीं था। मैंने जब ये कहा तो मुझे पूरा पूरा भरोसा आप लोगों पर था। आज जब उत्तराखंड अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। साथियों, 25 साल पहले जब उत्तराखंड नया नया बना था तब चुनौतियां कम नहीं थी। संसाधन सीमित थे, राज्य का बजट छोटा था, आय के स्रोत बहुत कम थे और ज्यादातर जरूरतें केंद्र की सहायता से पूरी होती थी। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। यहां आने से पहले मैंने रजत जयंती समारोह पर शानदार प्रदर्शनी देखी। आपसे भी मेरा आग्रह है कि उस प्रदर्शनी को उत्तराखंड के हर नागरिक ने देखनी चाहिए। इसमें उत्तराखंड की पिछले 25 वर्षों की यात्रा की झलकियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, टूरिज्म, हेल्थ, पावर और ग्रामीण विकास, ऐसे अनेक क्षेत्रों में सफलता की गाथाएं प्रेरित करने वाली हैं। 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए था। आज जो 25 साल की उम्र के हैं उनको उस समय का कुछ भी पता नहीं होगा। उस समय 4,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज ये बढ़कर 1,00,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा हो गया है। 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है और यहां 6 महीने में 4,000 यात्री हवाई जहाज से आते थे। 6 महीने में 4,000। आज एक दिन में 4,000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते हैं। साथियों, इन 25 सालों में
इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ी है। पहले यहां सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, आज यहां 10 मेडिकल कॉलेज है। 25 साल पहले वैक्सीन कवरेज का दायरा सिर्फ 25% भी नहीं था। 75% से ज्यादा लोग बिना वैक्सीन की जिंदगी शुरू करते थे। आज उत्तराखंड का करीब करीब हर गांव वैक्सीन कवरेज के दायरे में आ गया है। यानी जीवन के हर आयाम में उत्तराखंड ने काफी प्रगति की है। विकास की ये यात्रा अद्भुत रही है। ये बदलाव सबको साथ लेकर चलने की नीति का नतीजा है। हर उत्तराखंडी के संकल्प का नतीजा है। पहली पहाड़ों की चढ़ाई विकासक बाढ़ के रोक दे छी, अब वही बटी नई बाट खुलन लागली। साथियों, मैंने कुछ देर पहले उत्तराखंड के युवाओं से, उद्यमियों से बात की। वे सभी उत्तराखंड की ग्रोथ को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आज जो उत्तराखंड वासियों के उद्गार हैं, उनको अगर मैं गढ़वाली में कहूं तो शायद कोई गलती तो कर लूंगा, लेकिन 2047 में भारत थे विकसित देशों की लेन में ल्याण खुणी मेरो उत्तराखंड मेरी देवभूमि पूरी तरह से तैयार छिन। साथियों, उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति देने के लिए आज भी यहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल से जुड़े ये प्रोजेक्ट्स यहां रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगे। जमरानी और सोंग बांध परियोजनाएं देहरादून और हल्द्वानी शहर की पेयजल की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन सभी स्कीम्स पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। मैं उत्तराखंड वासियों को इन परियोजनाओं की बधाई देता हूं। साथियों, उत्तराखंड सरकार अब सेब और कीवी के किसानों को डिजिटल करेंसी में अनुदान देना शुरू कर रही है। इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्थिक मदद की पूरी ट्रैकिंग करना संभव हो रहा है। इसके लिए मैं राज्य सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत सभी स्टेक होल्डर्स की भी प्रशंसा करता हूं। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड भारत के आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर, आदि कैलाश, ऐसे अनगिनत तीर्थ हमारी आस्था के प्रतीक है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों की यात्रा पर आते हैं।
उनकी यात्रा भक्ति का मार्ग खोलती है, साथ ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरती है। साथियों, बेहतर कनेक्टिविटी का उत्तराखंड के विकास से गहरा नाता है। इसलिए आज राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रगति पर है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार है। गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंदघाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। ये परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास को नई गति दे रही हैं। साथियों, उत्तराखंड ने 25 वर्षों में विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। अब सवाल यह है कि अगले 25 वर्षों में हम उत्तराखंड को किस ऊंचाई पर देखना चाहेंगे। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। इसलिए जब हमें यह पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो वहां पहुंचने का रोड मैप भी उतनी ही तेजी से बनेगा। और अपने लक्ष्यों पर चर्चा के लिए 9 नवंबर से बेहतर दिन और क्या होगा। साथियों, उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। यहां के मंदिर, आश्रम, ध्यान और योग के सेंटर, इन्हें हम ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। साथियों, देश विदेश से लोग यहां वेलनेस के लिए आते हैं। यहां की जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक औषधियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले 25 वर्षों में एरोमेटिक प्लांट्स, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, योग और वेलनेस टूरिज्म में उत्तराखंड ने शानदार प्रगति की है। अब समय है कि उत्तराखंड की हर विधानसभा क्षेत्र में योग केंद्र, आयुर्वेद केंद्र, नेचुरोपैथी संस्थान, होम स्टे, एक कंप्लीट पैकेज, उस दिशा में हम सोच सकते हैं। ये हमारे विदेशी टूरिस्ट को बहुत अपील करेगा। साथियों, आप जानते ही हैं कि भारत सरकार बॉर्डर पर वाइब्रेंट विलेज योजना पर कितना जोर दे रही है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड का हर वाइब्रेंट विलेज खुद में एक छोटा पर्यटन केंद्र बने, वहां होम स्टे बने, स्थानीय भोजन और संस्कृति को बढ़ावा मिले। आप कल्पना करिए, जब बाहर से आने वाले पर्यटक एकदम घरेलू माहौल में डुबके चुड़कानी खाएंगे, रोट, अरसा, रस, भात खाएंगे, जंगोरे की खीर खाएंगे, तो उन्हें कितना आनंद आएगा। यही आनंद उन्हें दूसरी बार, तीसरी बार उत्तराखंड वापस लेकर आएगा। साथियों, अब हमें उत्तराखंड में छुपी हुई संभावनाओं के विस्तार पर फोकस करने की आवश्यकता है। यहां हरेला, फुलदेई, भिटौली जैसे त्योहारों का हिस्सा बनने के बाद
पर्यटक उस अनुभव को हमेशा याद रखते हैं। यहाँ के मेले भी उतने ही जीवंत हैं। नंदा देवी का मेला, जौलजीबी मेला, बागेश्वर का उत्तरायणी मेला, देवी धुरा का मेला, श्रावणी मेला और बटर फेस्टिवल, इनमें उत्तराखंड की आत्मा बसती है। यहाँ के स्थानीय मेलों और पर्वों को वर्ल्ड मैप पर लाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल अर्थात एक जिला एक मेला जैसा कोई अभियान चलाया जा सकता है। साथियों, उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिले फलों के उत्पादन में काफी पोटेंशियल रखते हैं। हमें पहाड़ी जिलों को हॉर्टिकल्चर सेंटर बनाने पर फोकस करना चाहिए। ब्लूबेरी, कीवी, हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स, ये भविष्य की खेती है। उत्तराखंड में फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए एमएसएमई को नए सिरे से सशक्त किए जाने की जरूरत है। साथियों, उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन की संभावनाएं हमेशा से रही है। अब यहां कनेक्टिविटी सुधर रही है और इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि हमें 12 मासी टूरिज्म की ओर बढ़ना चाहिए। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड विंटर टूरिज्म को नया आयाम दे रहा है। मुझे अभी जो जानकारियां मिली वो उत्साह बढ़ाने वाली है। सर्दियों में आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हुई है। पिथौरागढ़ में 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन हुआ। आदि कैलाश परिक्रमा रन भी देश के लिए प्रेरणा बनी है। 3 वर्ष पहले आदि कैलाश यात्रा में 2,000 से भी कम श्रद्धालु आते थे। अब ये संख्या 30,000 से अधिक हो चुकी है। अभी कुछ दिन पूर्व ही केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। केदारनाथ धाम में इस बार करीब 17 लाख श्रद्धालु देवदर्शन के लिए आए हैं। तीर्थाटन, 12 पर्यटन उत्तराखंड का वो सामर्थ्य है जो उसे निरंतर विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इको टूरिज्म के लिए भी बहुत संभावना है। एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी बहुत संभावना है। देश भर के नौजवानों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बन सकता है। साथियों, उत्तराखंड अब फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है। राज्य की नई फिल्म नीति से शूटिंग करना और आसान हो गया है। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उत्तराखंड लोकप्रिय हो रहा है और मेरा तो अभियान चल रहा है वेड इन इंडिया। वेड इन इंडिया के लिए उत्तराखंड को अपने यहां उसी आलिशान स्तर की सुविधाएं विकसित करनी चाहिए और इसके लिए 5-7 बड़ी डेस्टिनेशन को तय करके उन्हें विकसित किया जा सकता है। साथियों, देश ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। इसका रास्ता वोकल फॉर लोकल से तय होगा। उत्तराखंड इस विजन को हमेशा से जीता आया है। स्थानीय उत्पाद से लगाव, उनका उपयोग, उनको अपने जीवन का हिस्सा बना लेना, ये यहां की परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड सरकार ने वोकल फॉर लोकल अभियान को तेज गति दी है। इस अभियान के बाद उत्तराखंड के 15 कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला है। यहां के बेडू फल और बद्री गाय के घी को हाल के दिनों में
जीआई टैग मिलना सचमुच में बहुत गौरव की बात है। पाकिस्तान को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सारे पाकिस्तानियों को आज बहुत बधाई देने का दिन है। आप लोगों को कहीं सोशल मीडिया पर कोई आपको मिल जाए, कोई हमारे प्रोग्राम कोई विदेश में देखता हो तो लंदन में, यूएसए में, कहीं कनाडा में दिख जाए तो सबको आज आप उनको बधाई दीजिएगा। पाकिस्तान को नए अब्बू मिल गए हैं, उनका नाम है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर को सच में पाकिस्तान ने अपना शहंशाह, डिक्टेटर, तानाशाह जो कह लीजिए वो डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, डिक्लेयर करने की नौबत जरूरत थी नहीं क्योंकि वो था ऑलरेडी, सब कुछ करीब हो ही रहा था। वही है ना जो अपने प्रधानमंत्री को कभी कभी विदेश यात्रा पे भी ले जाता है। अभी वो अजरबैजान भी गए तो साथ में लेके गए अपने प्रधानमंत्री को। व्हाइट हाउस में पहले ही इनको बुलाया जाता है, बाद में ये कहते हैं अब की अगली बार अपने प्रधानमंत्री को भी ले आना। ट्रंप साहब से मुलाकात करवाई थी इन्होंने। लेकिन एक कसक थी आसिम मुनीर की कि ये सब तो ठीक है, ये तो तब तक है जब तक मैंने ये वर्दी पहनी हुई है, इसके बाद क्या होगा। तो उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा भाई काम करो, तुम संविधान बदल दो। अब पाकिस्तान की हुकूमत आसिम मुनीर के आगे कैसे दुम हिला रही है, कैसा सरेंडर किया है। और कुछ पाकिस्तानी जिनमें आज अपने इस देश के अंदर उनके जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होने की ताकत है या अंदर इतनी हिम्मत है, वो गालियां दे रहे हैं कि इस देश का तुम बनाना क्या चाहते हो। इसका सबूत पाकिस्तान ने दिया है। इतना ही नहीं, आसिम मुनीर पाकिस्तान की आवाम की हुकूमत करने के से भी ऊपर चला गया, एक लेवल और ऊपर चला गया। शहबाज शरीफ अब चाहे भी तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान की कोई अदालत आसिम मुनीर के ऊपर कोई मुकदमा तो छोड़िए, कोई सवाल भी नहीं पूछ सकती। अब तक मुनीर शहबाज शरीफ की एक मजबूरी था, अब वो शहबाज शरीफ का डिक्लेयर्ड बॉस है। फील्ड मार्शल का तमगा पहले ही मिल गया था लेकिन मन नहीं भरा, तो अब खुद के लिए एक नई पोस्ट क्रिएट करवा ली। पाकिस्तान की हुकूमत ने उस बिल को, उस कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, उसे पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है और मुनीर अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कहलाएगा। सीडीएफ, हमारे यहां सीडीएस होता है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की है सीडीएफ, कंबाइंड डिफेंस फोर्स, इनका कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। इसके लिए पाकिस्तान की सेनेट में, पार्लियामेंट में, उनके आईन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया। 27 नवंबर को मुनीर पाकिस्तान का सीडीएफ बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो ताहयात, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक के लिए फील्ड मार्शल है, तब तक के लिए वो वर्दी पहन सकता है, तब तक के लिए उसको जो भी बंगला, गाड़ी, घोड़ा, तनख्वाह जो मिलेगी वो सब कुछ उसको मिलेगा। उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, उसको लीगल इम्यूनिटी है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी ताउम्र इम्यूनिटी हासिल नहीं है। पाकिस्तान का राष्ट्रपति 5 साल के लिए है, कभी हटेगा, उसके ऊपर अगर कोई मुकदमा चलाना चाहे तो चलाया जा सकता है। आसिम मुनीर अब ये सीडीएफ बन जाएगा और आर्मी चीफ भी रहेगा और सीडीएफ भी रहेगा, और ये 5 साल के लिए तो होगा ही, लेकिन इसके बाद भी उसके ऊपर कभी कोई मुकदमा नहीं चल सकता। अब पाकिस्तान का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री चाहकर भी उसे कभी हटा नहीं सकता। उसे हटाने का एक तरीका है इंपीचमेंट, महाभियोग। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है या हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है या हाई कोर्ट के जज को, वैसे संसद के अंदर 2/3 बहुमत ला करके अगर कभी ऐसी हिम्मत जुटा पाए पाकिस्तान के नेता तो वो आसिम मुनीर से छुटकारा पा सकते हैं, वरना आसिम मुनीर आज से किंग है पाकिस्तान का। अभी जो नया पोस्ट क्रिएट किया गया है सीडीएफ का फोर्स, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये आर्मी चीफ के साथ साथ चलेगा। मतलब आगे भी कोई आर्मी चीफ बनेगा तो वो साथ साथ में सीडीएफ होगा। सीडीएफ का मतलब ये कि अब एयरफोर्स और नेवी वो आर्मी चीफ के अंडर होंगी, आर्मी चीफ को रिपोर्ट करेंगे वहां के एयरफोर्स के चीफ और नेवी के चीफ। ये बड़ी पुरानी हसरत थी पाकिस्तान की आर्मी की कि सब कुछ चलाते तो हम हैं, फिर भी दुनिया को ये कहना पड़ता है कि ये तीनों चीफ बराबर हैं। लेकिन अब वो खत्म हो गया। आज से आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी है और बाकी दोनों सेना के अंग जो हैं वो उसके सबऑर्डिनेट हो गए हैं। तो ये उस कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करके आर्टिकल 243 को बदल दिया गया। अभी इनकी पार्लियामेंट में उसकी घोषणा कैसी हुई थी वो आपको पहले सुना रहा हूं और उसके बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान में ही अपने नेताओं को किस कदर कोसा जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान में कोई तो ऐसा नेता होता, कोई तो ऐसी पार्टी होती जो अपने देश को यूं बर्बादी में धकेलते हुए देख के खड़ी होती, लेकिन कोई नहीं। इक्का दुक्का लोग जरूर वहां ट्विटर पर बोल पा रहे हैं क्योंकि टीवी चैनलों पर तो वहां बोलने की आजादी नहीं है। अब आसिम मुनीर के लिए इतना क्यों बिछ रही है वहां की सरकार, इतनी सहूलियतें किस लिए, और केवल जो सत्ता में है वो ही नहीं दे रही,
ये पीपीपी जो जरदारी की और बिलावल भुट्टो की पार्टी है, उसकी मदद के बगैर हो ही नहीं सकता था। तो इसमें उनके लोगों ने भी हाथ मिलाया, केवल एक आदमी को छोड़ के, इमरान खान, क्योंकि वो जेल में है। अब वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि इसको आप यूं मत सोचिए कि बहुत ताकतवर हो गया आसिम मुनीर, इसको यूं देखिए कि आसिम मुनीर कितना डरा हुआ है कि उसे अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए। अब ये साहब हिम्मत तो कर पा रहे हैं, कह रहे हैं कि डर के मारे इसने ये सब कुछ किया, लेकिन सर मतलब कोई सानी नहीं है जो अब पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में 35-40 साल सीधे फौज ने डिक्टेट किया है, रूल किया है। मुझे याद है कि ये जो इनके पहले वो थे अयूब खान पहले डिक्टेटर जो थे, कई साल वो रहे, वो आदमी अपने आखिरी सालों में नजरबंद कर दिया गया था, उसको हाउस अरेस्ट में रखा गया था। फिर वो याहिया खान हुए, वो जंग हार गए तो वैसे ही बदनाम हो गए, 71 की जंग। फिर उसके बाद वो जियाउल हक आए तो वो प्लेन क्रैश में उनको किसी ने मार दिया। मुशर्रफ ने गलती ये की कि वर्दी उतार दी और राष्ट्रपति बन गया, और उसके बाद उसको भी धक्के मार के निकाल दिया। ये सब कुछ देखा हुआ था मुनीर ने, इसलिए अपने इसने वैसी व्यवस्था की है, सारी जिंदगी मैं वर्दी भी पहनूंगा, मुझ पर मुकदमा भी नहीं चलेगा, और ये क्लॉज और डलवा दिया कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई बड़ी पोस्ट भी मिल जाएगी। देखिए, इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं जो आप समझें। एक तो ये जो कह रहे हैं कि भाई वो डरे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन एक तो अमेरिका का दखल कितना है, इसको समझने की जरूरत है। ये बिना अमेरिका के दबाव और दखल के नहीं हुआ काम, तो इसको समझना चाहिए कि अमेरिका किस तरह से पूरी तरह से पाकिस्तान पर एक पूरा दबाव बनाए हुए है कि उनको काम करना चाहिए। आसिम मुनीर ही तो पाकिस्तान चला रहे हैं अमेरिका के लिए, और कौन चला रहा है? इसको ऐसे कहूं कि अमेरिका वांट्स टू वर्क विद मुनीर। यस, यूं कह लीजिए, जैसे फ्रेंचाइजी मुनीर को, फ्रेंचाइजी कह लीजिए, जो भी कहें। दूसरा, शहबाज डरे हुए हैं, उनको लगता है यदि उनको इस तरह से नहीं किया गया तो कहीं उनका तख्ता पलट ना कर दिए, भाई किसी को संतुष्ट रखने के लिए। और आप इसको हमारे सीडीएस के साथ मत जोड़िए ना, हमारे सीडीएस की पोजीशन ये नहीं है। ये जो सीडीएफ में हमारे जो सीडीएस है, उनका जो खास काम है वो है कोऑर्डिनेशन का, वो एक कड़ी है वो सरकार और सेनाओं के बीच की। इसलिए सीडीएस को और सीडीएफ से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये तो पूरी, वैसे भी हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम है फौज का और सरकार का, वो बिल्कुल अलग अलग है। हमारे यहाँ सरकार के अधीन ही ये है सेना, कभी ऐसा नहीं होगा कि बिना सरकार के आदेश के कोई काम। और हमारा सीडीएस भी सर सेना के किसी भी अंग का हो सकता है, अभी आर्मी से वरना वो एयरफोर्स के और नेवी के भी हो किसी के भी हो सकते हैं। वो आर्मी के इसलिए होते हैं नॉर्मली, इसको भी समझने की जरूरत है कि आर्मी में ये जो सीडीएस है वो 4 स्टार मिनिमम होना चाहिए। 4 स्टार जनरल जो होते हैं वो लोग होते हैं, और उसकी संभावना आर्मी में ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए वो होता है, लेकिन वो बन किसी भी सेना के किसी भी हिस्से के हो सकते हैं, वो बात है। और हमारे यहाँ सुप्रीमो जो है, सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति हैं सेना के, तो वहां पर, और सीडीएस को यहाँ जोड़ने की बात नहीं है, लेकिन मेरे को दो बातें लग रही है कि अमेरिका का दखल लगातार वहां पर बढ़ता जा रहा है, और शहबाज साहब को ये लग गया होगा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो उनके दिन जो है ना गिने चुने हैं। आसिम मुनीर तो समझ ही रहा है कि भाई प्रोटेक्शन मिल जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल जाए, ये सब हो जाए, लेकिन इसको भी समझिए, यदि पाकिस्तान का 70 साल का इतिहास समझेंगे तो किसी भी तरह का प्रोटेक्शन दे दीजिए। आपका मानना है कि जैसा कुछ लोग पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ही इज द मोस्ट पावरफुल आर्मी चीफ एवर दैट हैज हैपेंड? यस, 100%। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री को मैं जितना स्टडी करता हूँ, तो कितना भी पावरफुल हो जाए, वहाँ कोई दिन नहीं लगते, एक रात में है ना सब कुछ खेल भी बदल जाता है। दूसरे पत्रकार की बात आपको सुनाता हूं पाकिस्तान की। इन्होंने कहा कि ये सब कुछ इमरान खान की डर की वजह से, या तो इमरान खान को मार दो जेल में, जैसे भुट्टो को मारा था, तो आपकी दिक्कत ही खत्म। लेकिन इमरान खान कभी तो बाहर आएगा, कब तक रखोगे उसको जेल में? और आसिम मुनीर को यह मालूम है कि यह आदमी जैसे ही बाहर आया, यही इसके समर्थक और यही पाकिस्तान की जनता, यही मेरी कब्र खोदेगी। आप सहमत हो रहे थे इस बात से त्रिपाठी जी, लेकिन आप कैसे बाहर आएगा इमरान खान? आसिम मुनीर उसको जब छोड़ेगा आसिम मुनीर तभी तो बाहर आएगा ना। देखिए, एक बात जो भी विजय ने कही, पाकिस्तान का जो इतिहास है, वहां हुक्मरान ऊपर तक जितनी तेजी से जाते हैं, उतनी ही तेजी से उनकी हुक्म देने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। और वो ऐसे खत्म होते हैं, मतलब ये आश्चर्य ही है कि वहां के जो भी तानाशाह ऐसे होते हैं या जो तानाशाह बनना चाहते हैं, वो दूसरे को हवा में टांग देते हैं, फिर वो भी हवा में ही रह जाते हैं, उतर नहीं पाते हैं पाकिस्तान की जमीन। अभी इमरान खान जेल में है, लेकिन इमरान खान को जिस तरह का समर्थन मिला है, और देखिए इसके पहले किसी को हमने नहीं देखा। शहबाज शरीफ को देखा कि उनकी पार्टी नहीं टूटी, उनके लोग भी लगातार लड़ते रहे, लेकिन शहबाज शरीफ को भी कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले के तहत लंदन जाना पड़ा। इमरान खान उसी देश में है और फिर भी उनके समर्थक अभी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, यह सामान्य बात नहीं।
इमरान खान का ही वो डर है कि आज नहीं तो कल मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के क्यों पावर कर्टेल करने हैं, क्यों अपने को इस तरह से इंपीचमेंट से बाहर करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनको डर है कि आज नहीं तो कल इमरान खान वापस आ सकते हैं, और तब जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो उनकी सदन में वो पेश करते हुए उनके मंत्री कह रहे थे कि संसद करे प्रधानमंत्री ना कर पाए, तो वो एक गुंजाइश चाहते हैं कि असीम मुनीर के ऊपर जो उनके कुकर्म है, जो उनके गंदे काम है, उसको कोई सजा न मिल सके। मैं जो पहले व्यक्ति ने जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज किया उन्होंने, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि कोर्ट अगर असीम मुनीर को हटाना होगा तो 2/3 मेजोरिटी आप पार्लियामेंट में प्रूव करो और हटा दो। उसमें एक क्लॉज और डला हुआ है कि अगर आसिम मुनीर पे आपको केस लेके आना, पार्लियामेंट में अगर लेकर आना आपके 2/3 मेजोरिटी के लिए, तो पहले आपको राष्ट्रपति की परमिशन लगेगी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की परमिशन लगेगी, और जिस आरोप लेकर आ रहे हो वो आरोप आपको लिखित में जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो बना है उसको आप देने पड़ेंगे, और सेना अगर सहमत होगी कि आरोप प्रूव हो रहे तो ही आप इसको लेके आओगे पार्लियामेंट में। तो क्या कभी सेना सहमत होगी कि जो सीडीएफ है उसके ऊपर जो आरोप आप लगा रहे हो और जिस आधार पर आप 2/3 मेजोरिटी से उसको हटाना चाहते हो वो एक्सेप्ट होगा? तो उन्होंने जो क्लॉज डलवाए वो कभी भी पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव नहीं हो सकते। कोई भी सरकार आ जाए, ना राष्ट्रपति एक्सेप्ट करेंगे, ना सीजीआई करेंगे। राष्ट्रपति सीजीआई ने कर लिया तो क्या सेना से एक्सेप्ट करेगी कि हमारे सीडीएफ के खिलाफ आप लेके आ रहे हो? उसके लिए सेना की तरफ से अनुमति है, अनुमति देने वाला तो सीडीएफ ही रहेगा सर्वोच्च अधिकारी। लेकिन समीर जी, जब पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट चेंज होगा ना तो सीडीएफ को चेंज करेगा ना। और मैं कह रहा हूँ आर्मी में दूसरा लोग आर्मी को चेंज करेगा ना, आर्मी और पाकिस्तान में ये सोचना कि दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 रादर। एक, आर्मी चीफ सीडीएफ होगा, मतलब वो एयरफोर्स और नेवी का भी बॉस, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, उसको लीगल इम्यूनिटी मिलना, जो वहां के राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आजीवन नहीं है। कोई एक जर्नलिस्ट में पाकिस्तान का देख रहा था, वो तो मजाक में कह रहे थे इसमें एक क्लॉज छूट गया कि मरने के बाद भी इम्यूनिटी रखो, भाई ऊपर जाके कोई मुकदमा ना चला दे मेरे ऊपर, तो वहां के लिए भी एक क्लॉज रखना चाहिए था। मतलब क्यों चाहिए यासिम मुनीर को? भाई तू बॉस है, अब तुझे एक्सटेंशन मिल गया 5 साल 27 तक, तुझे कोई हटा नहीं सकता। होता है उसके बाद भी वो एक्सटेंशन ले लेता। इससे पहले कमर जावेद वाजा या राहिल शरीफ जो इनके आर्मी चीफ हुए, एक्सटेंशन लिया, रिटायर हुए, घर गए। सौरभ जी, हम एक बात बहुत भूल रहे हैं और इस चीज को हम लोग अभी तक नहीं लाए हैं। ट्रंप वो फैक्टर हैं, यदि व्हाइट हाउस में शहबाज और ये दोनों जाते हैं तो क्या डील हुई है ट्रंप और मुनीर के बीच में? मुझे लगता है कि इस चीज को हमको जानने की आवश्यकता है, इसके बारे में विस्तार से जानने की। निश्चित तौर पर अमेरिका एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहां पे। अब आप देखिए, चीन का जो वर्चस्व पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा था, हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, सीपेक को लेकर के, आज वो कहीं डिस्कशन में नहीं है और एक ढंग से अमेरिका ने उसको ब्लॉक कर दिया है वहां पर जाकर के। अब जो है एक पाकिस्तान के अंदर ये घटित हो जाता है। अभी नेशनल असेंबली, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है उनका नेशनल असेंबली है, सीनेट उनका अपर हाउस, जैसे हमारे राज्यसभा है, जैसे ही वो पास हो जाती है तो एक ढंग से हम कह सकते हैं कि दुनिया का एक नया मॉडल होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड मिलिट्री डिक्टेटरशिप ये दुनिया में कहीं नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वो पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिश होगा। एक इसका रास्ता आगे आने वालों में क्या भविष्य आप देख रहे हैं? जिसे कहते हैं ना कि कई बार जब रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना तो अपने आप को खाना शुरू कर देता है। तो यही स्थिति में पाकिस्तान आ जाकर के खड़ा होगा। यहां से उसका जो रास्ता है वो तख्ता पलट का रास्ता है, और यह तख्ता पलट का रास्ता शहबाज के खिलाफ नहीं होगा। शहबाज तो कुछ नहीं, एक छोटा सा प्यादा है। यह तख्ता पलट जो भी होगा, चाहे उसमें कौन सी ताकतें होंगी, चाइना फैक्टर काम करेगा या नहीं, रसिया फैक्टर काम करेगा नहीं, इमरान के साथ कौन ताकतें आकर के खड़ी होंगी, आने वाले दिनों में पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा अखाड़ा बनने वाला है। और पाकिस्तान के जिसे हम कहते हैं अभी के सेनाध्यक्ष की हालत भी वही होगी जो एक दिन आप देख रहे हैं कि जियाउल हक के साथ हुआ था या मुशर्रफ के साथ हुआ। मुशर्रफ हैं या चले गए? डेथ हो गई। बात है, मुशर्रफ का आखिरी वीडियो देखा दुबई में रोते हुए कि मुझे पाकिस्तान वापस आना है, लेकिन वो मरने से पहले नहीं, वहीं पर उनकी डेथ हुई थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को समझ लीजिए तो उसकी एक लाइन है कि वहां कानून का राज नहीं चलता। वो कितनी लाख इम्यूनिटी ले ले, किसी दिन क्या होगा आपको पता नहीं है। बिल्कुल
ये मैं आपको कह रहा हूं। और आज के दिन में जितने भी जैसे आज किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन बदला है, आपको वो परसों आके कोई और कोई बदल देगा, इसलिए इसका कोई बहुत मायने नहीं है अपने आप में। जमाते इस्लामी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ताकत है, बहुत बड़ा है। और ये जितनी भी तंजीमें हैं जिसको आप कहते हैं इस्लामिक रेडिकल तंजीमें, वो आज इसके साथ नहीं खड़ी हैं। वो कोई नहीं खड़ा उनके साथ। मैं सारे ब्रेक का समय हो गया, लेकिन आपने अच्छी बात याद दिला दी। अभी आपको मालूम है कि इनका अफगानिस्तान के साथ जो झगड़ा चल रहा है, वो पीस टॉक्स तो टूट गई। अब इनके रक्षा मंत्री ने खुल के कह दिया भाई अब जैसे है वैसे है, अब वहां लड़ाई होगी तो लड़ाई होगी। पाकिस्तान में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसमें आसिम मुनीर को वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतें, किसी भी लीगल कार्रवाई से जिंदगी भर के लिए उसको छूट दे दी गई है। अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और जो नेवी है उनके चीफ भी उसको रिपोर्ट किया करेंगे। सब कुछ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डलवा दिया। मतलब उससे ताकतवर तानाशाह आर्मी चीफ पाकिस्तान के इतिहास में कोई नहीं हुआ। किसी का भी हम नाम ले लें, मुशर्रफ का, याया खान का, अयूब खान का, जियाउल हक का, इतनी ताकत इस वक्त आसिम मुनीर के हाथ में है। वही पाकिस्तान चला रहा है और पाकिस्तान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब देखिए लेकिन किन हालात में उसने अपने सर पर यह ताज सजाया है, और क्यों यह कांटों का ताज है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को नाकों चने चपवा दिए हैं। पाकिस्तान अपने मन के मुताबिक अफगानिस्तान से किसी मसौदे पर दस्तखत कराना चाहता था कि ये हमारी शर्तें हैं, तुम इस पर दस्तखत करो तो मेरी तुम्हारी शांति और दोस्ती, वरना नहीं। पाकिस्तान उसके झांसे में नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बौखला गए। एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान को खुली धमकी दी और कहा कि तालिबान को ठीक करना हमें आता है। पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान कुछ नहीं है और हमारी फौज तालिबान का कबाड़ा करने के लिए काफी है। ख्वाजा आसिफ ने यह बातें शांति वार्ता फेल होने के बाद कही हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि तालिबान की अफगानिस्तान सरकार और पाकिस्तान की सरकार इस्तांबुल और दोहा में कुल 3 दौर की बातचीत कर चुके हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। और अब ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर अफगानिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो हम ऐसा जवाब देंगे कि उसकी पुश्तें याद करेंगी। कि सरजमीन से हमारे ऊपर जो है वो अटैक्स होते हैं, तो फिर उस लिहाज से या उसकी जो भी वेलोसिटी होगी या जो भी ग्रेविटी होगी उसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन द मोमेंट उनकी तरफ से जो अगर सीज फायर की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर हम उसका जवाब देंगे और मौसर जवाब देंगे। अगर उनकी कमिटमेंट जो है नहीं आ सकती हमें, तो हमें फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ न कुछ तो करने देना, और वो हम करेंगे बिल्कुल। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारे पास अलग है फल से उसके जराए भी हैं, उनके जो भी रिक्वायर्ड जो होती है लवाजमात जो है सारे हैं उनको काबू करने के लिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो बातें कही हैं, एक्चुअली इन्होंने उन बातों का इजहार किया है जो कि जानते सब थे लेकिन खुल के नहीं कहते थे। इनको अफगानिस्तान से दोस्ती चाहिए ही नहीं। ये ट्रंप की शह पर या उसके लिए, ट्रंप के लिए ये अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। उससे जंग हो जाए तो उससे भी इनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तालिबान से ये कुछ चाहते हैं जो इनको लगता है बगैर उसको फौज का डर दिखाए नहीं मिल सकता। तालिबान ने भी कहा कि ठीक है, पाकिस्तान हमसे ये चाहता है कि उसकी पूरी सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान की सरकार ले, तो ये तो मुमकिन नहीं है। कोई भी देश दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं ले सकता कि तुम्हारे मुल्क में कभी कोई दहशतगर्दी के वाकये होंगे तो हम उसके जिम्मेदार हैं। तो ये तो शर्त अफगानिस्तान नहीं मानेगा। लेकिन ये इंटरव्यू मैंने सिर्फ 12-14 मिनट का इंटरव्यू चैनल को दिया था, मैंने पूरा सुना, बड़ा मजेदार इंटरव्यू है। और क्या कहते हैं इसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, जब वो एंकर ने उनसे पूछा कि साहब ये बताएं कि वहां बात क्या हुई, बात टूटी किस बात पे, तो इन्होंने कहा कि दिक्कत ये है कि वो तालिबान कोई एक कंसोलिडेटेड सरकार का नाम नहीं है, उसमें बहुत सारे धड़े हैं, बहुत सारे नेता हैं जो एक दूसरे के ये टांगे खींचते रहते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम किससे बात करें और किसकी बात पर एतबार करें। ये कह कौन रहा है आदमी जो खुलेआम पूरी दुनिया के टीवी चैनलों में कहता है कि हमारे यहाँ पे हाइब्रिड गवर्नमेंट है। बिल्कुल वो भी कह रहा है कि वहां तालिबान में किससे बात करें, मैं समझ में नहीं आता। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये दूसरी खबर है जहां पर फिर से जब आप पाकिस्तान का जिक्र करेंगे तो अमेरिका का जिक्र आएगा। यहाँ पर फिर से आप समझिए ना कि इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के उसमें चल रहा है। रिमोट कंट्रोल जो है, जैसे आप रिमोट की बात यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत बार होती रहती है, तो रिमोट जो है वो ट्रंप साहब के पास है। ट्रंप साहब को चाहिए अफगानिस्तान में एयरबेस, वो एयरबेस खुद लड़ना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान के भरोसे लड़ना चाहते हैं।
और उसी वजह से पाकिस्तान इतनी हिम्मत भी इसलिए कर रहा है क्योंकि रोजाना ये झगड़ा हो रहा है। और आप समझिए ना, पाकिस्तान में अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई पाकिस्तान के अंदर भी वो सेना के खिलाफ होती है। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान के जो लोग हैं, अवाम है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पर तो अफगानी बहुत लोग हैं और पूरा जो इलाका जिसमें जहाँ पर लड़ाई चल रही है खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ तो सब कुछ है। अब अमेरिका की ताकत पर, अमेरिका के इशारे पर, अमेरिका के रिमोट पर कितना काम वो करना चाहते हैं, कितना नहीं करना चाहते। और पाकिस्तान, आपने ठीक कहा कि ये तो हाइब्रिड गवर्नमेंट है। और जो ख्वाजा साहब बोल रहे हैं उनकी बात को कितने लोग सुन रहे हैं। और वहाँ भी सरकार कौन है, वो आप जो बात कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट कौन है, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन अमेरिका के इशारे पर और अमेरिका की ताकत पर, लेकिन जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने भी जिक्र किया था पिछली बार कि जो दूसरे मुल्क है, चाइना है, वो रशिया है, वो सब लोग भी इसको देख रहे हैं। अफगानिस्तान और रशिया को भी एक बार कनेक्ट करके देख लीजिए कि वो लड़ाई कैसे। आपने जो बात की ना अमेरिका की शह पर या अमेरिका के लिए, ये अमेरिका के लिए पाकिस्तान बिहेव कर रहा है। एक बयान हमारे पास, देखिए शहबाज शरीफ का एक बयान होगा आगे, उसको अभी सुना देते हैं जरा। ये अजरबैजान गए थे अभी पीछे कुछ साल पहले, अभी 4-5 साल पहले अजरबैजान और अर्मीनिया की लड़ाई हुई थी शायद। एक ईसाई देश है, एक मुस्लिम देश है, इनकी लड़ाई हुई, उसमें अजरबैजान जीत गया था। अजरबैजान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर पाकिस्तान के साथ था। तुर्की और चाइना और अजरबैजान, ये 3 देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। लेकिन वो अर्मीनिया पर हुई अपनी जीत की एक विक्ट्री परेड निकालता है हर साल। उस परेड में शामिल होने के लिए आसिम मुनीर ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को साथ लेकर चलना ठीक समझा, उनको साथ में ले गए। अजरबैजान की मिलिट्री परेड में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या कहता है, सोचिए जरा। पहला, ट्रंप ने हमारी लड़ाई रुकवा दी थी, तो मैं यहां से भी ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं। सुनिए। The entire world witnessed how the great people and resolute leadership of Azerbaijan and Turkey stood firmly with Pakistan during the 4-day war with India in May this year. Under the dynamic and fearless command of Field Marshal Sayyid Asim Munir, who is present here to witness this wonderful ceremony, Pakistan's highly professional armed forces delivered a bloody nose to our enemy with a precise and highly effective military punch that stunned the enemy into shock and disbelief. Our ever vigilant Air Force Hawks, ably commanded by Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, shot down 7 highly sophisticated enemy aircrafts with lightning speed in defense of the motherland. Indeed, Pakistan, like our Azerbaijani and Turkish brothers, seeks peace, but let there be no doubt at all that no one can. शहबाज शरीफ को किसी ने बताया नहीं, इनके डैडी ट्रंप ने तो अब 8 कह दिए जहाज। ये साथ ही बोल रहे थे त्रिपाठी जी, लेकिन वहां जाके भी थैंक यू बोल के आए ट्रंप को। नहीं, देखिए, एक तो ये कि अब उनके 7 गिरे या 15 गिरे, ये तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन इतना तो तय है कि दुनिया की अलग अलग एजेंसीज ने बता दिया कि बहुत बुरी तरह से बर्बादी उनकी हुई है, बहुत बुरी तरह से तबाही हुई है। ट्रंप को थैंक यू इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, जितने बर्बाद और तबाह हाल में पाकिस्तान अभी खड़ा है, उसके पास रास्ता क्या है? भारत ने उसको उसकी औकात दिखा दी है, सही मायने में जिसको कहते हैं ना कि आपने किसी को ऐसे पीट दिया कि अब उसकी हिम्मत तक नहीं खड़ा हो जाए। अब वो किसी के पीछे खड़ा है। किसके पीछे खड़ा है? वो अमेरिका के पीछे खड़ा है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप तुर्की और अजरबैजान की बात करेंगे, जब आप दुनिया के उस हिस्से को जिनको दुनिया में आप सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जोन कहते हैं, तो वो भारत के साथ थोड़ी ना है, वो हिंदुओं के साथ भी नहीं है। किससे लड़ाई हो रही पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की? इस्लामिक मुल्कों में सबसे ज्यादा बड़ा विलेन कौन है? वो विलेन तो अमेरिका है, वो विलेन तो वेस्टर्न पावर है। मुझे लगता है कि ये शहबाज शरीफ के लिए भी समझना होगा कि वो जिन मंचों पर, विशेष करके इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर जो बोल रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, किस तरह का प्रभाव होगा, यह भी समझने की जरूरत है। अरे मैं आपको एक खबर बताता हूं, एक हिंदुस्तान की खबर। सर, आप ही का इनपुट चाहिए इस पे खबर, उसके साथ बोल देंगे, जुड़ी हुई खबर है। पाकिस्तान और भारत, 2 खबरें, दुनिया कैसे देख रही है दोनों देशों को, आप गौर कीजिएगा। कंगाली में आटा गीला, हमारे यहां कहावत है, पाकिस्तान में भी कही जाती है, और उनका वाकई कंगाली में आटा गीला हो गया। कतर की एक कंपनी अल थानी ग्रुप की, अल थानी कौन है? वहां के शासक, रूलर अल थानी उनका प्रधानमंत्री का नाम है। उनकी फैमिली की एक कंपनी सीपेक कॉरिडोर से जुड़ी हुई थी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से।
और कई साल पाकिस्तान में धक्के खाने के बाद कतर के राजा की कंपनी ने पाकिस्तान छोड़ दिया, यह प्रोजेक्ट छोड़ने का फैसला कर लिया। मतलब अल थानी ग्रुप को कई सालों से पाकिस्तान का जो बकाया भुगतान नहीं हो रहा था, उससे परेशान होकर उन्होंने कहा छोड़ो यार, पाकिस्तान में बिजनेस ही नहीं हमें करना। अल थानी ग्रुप का ताल्लुक कतर की सत्ताधारी रॉयल फैमिली से है, और सिर्फ अल थानी ही नहीं, कई विदेशी कंपनियां पाकिस्तान को टाटा बाय बाय कर चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान किसी को वक्त पर पेमेंट नहीं करता। आपको एक वीडियो याद होगा, पीछे पे चला था, शहबाज शरीफ चाइना गए, चाइना के कंपनी के लोगों ने मीडिया के सामने पूछा, साहब हमारे पैसे रुके हुए हैं आपके यहां पे, प्रधानमंत्री को रोक के तकाजा कर लिया था। यही हालत थी इस वक्त इस ग्रुप की भी, कतर की भी। लेकिन उन्होंने इसको छोड़ने में उस कॉरिडोर में कराची के पास एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन, पावर प्लांट बनना था, वो कतर की कंपनी को बनाना था। लेकिन उनका जब बकाया पैसा नहीं आया, वहां की बिजली कंपनियों ने पैसे ही उनके मार लिए, कई अरबों रुपए, तो वो छोड़ के चले गए। अब एक सर दूसरी खबर जो थी, इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, सर तो पढ़ाते हैं, तो इकोनॉमिस्ट मैगजीन में अक्सर दुनिया के रेप्यूटेड जर्नल्स में शुमार होता है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने एक आर्टिकल लिखा, उसका आर्टिकल का शीर्षक है व्हाट एक्सप्लेन्स इंडियाज पेक्यूलियर स्टेबिलिटी। भारत की स्थिरता के पीछे वजह क्या है? ये इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल का शीर्षक है साहब। सर आर्टिकल क्या कह रहा है? ये आर्टिकल कहता है कि हिंदुस्तान के नॉर्थ में नेपाल, पूर्व में बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका और पश्चिम में पाकिस्तान, चारों जगह अराजकता है, चारों जगह अराजकता और आंदोलन हुए। 3 जगह तो आंदोलन करके सत्ता बेदखल कर दी गई, और पाकिस्तान में रोज कुछ ना कुछ होता है। तो उन्होंने पूछा भाई इंडिया में रेवोल्यूशन क्यों नहीं होता? इंडिया में ऐसा तो नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन यहां लोग सड़कों पर क्यों नहीं लगते? जो हमारे राहुल गांधी चाहते हैं जेंजी करके लोगों को नीचे उतारा जाए। सर उसका क्रक्स ये है, उन्होंने बताया कि दुनिया में 6.5 से 8% के बीच में ग्रो करने वाली इकोनॉमी, एक ही इकलौती बड़ी इकोनॉमी है भारत। फिर उन्होंने कहा कि एक सर्वे का उन्होंने कोट किया इसमें, उस सर्वे ने इंडिया में एक सर्वे करते हुए लोगों से पूछा कि आप क्या खुश हैं अपने जीवन से? 1 से 10 में कितने नंबर देंगे आप? तो ज्यादातर लोगों ने नंबर 4 या 5 दिया। लेकिन उसके साथ उन लोगों ने कहा तो कि अगले कुछ सालों में हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर दोबारा आए तो हम आपको ये 6-7 की रेटिंग दे पाए। तो ये उनके मन में ये विश्वास आज के हालात को लेकर के है कि ये बेहतर हुए हैं, ये और बेहतर होंगे, इसलिए यहां पर कभी कोई आंदोलन नहीं होता। देखिए ये बात हमेशा हम कहते हैं कि जब पश्चिम से पूछा गया था, चूंकि जब मार्क्सिज्म आया तो लोग बार बार कहते थे कि भाई जो रिवोल्यूशन होगा वो कहाँ होगा? तो रिवोल्यूशन कोई पेजेंट्री डोमिनेटेड कंट्री में नहीं होगा। रिवोल्यूशन कहाँ होगा? जहां कैपिटलिज्म अपने शुमार पे होगा, क्योंकि वो कैपिटलिज्म के अंदर ही तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। लेकिन कैपिटलिज्म ने डिस्ट्रीब्यूशन इस ढंग से किया कि बेसिक मिनिमम जो है वो सबको दे दिया। अब वो रिवोल्यूशन के लिए वो कोई जगह नहीं है। मार्केट क्या करता है कि मार्केट न ही आपके डिमांड्स को पूरा करता है, बल्कि मार्केट आपको नए नए डिमांड्स के प्रति आपको आसान्वित भी करता है। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि एक्सप्लॉइटेशन भी हो, लेकिन आपको आप फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन 4 रोटी को आप 15 लोगों में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो कितना हिस्सा मिलेगा। लेकिन यदि वही रोटी 25 पैदा हो जाती है और मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो 5 रोटी या 7 रोटी अपने पास रख लेता है, बाकी लोग में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तब भी वो डिस्ट्रीब्यूशन से उसका इतना तो बेसिक पड़ ही जाता है। जिससे आज हम बिहार के संदर्भ में ही हम बात कर रहे थे कि बिहार के संदर्भ में यदि आप देखेंगे नक्सलवाद उखड़ गया, सब चीजें बिहार से निकल गई। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह रहा कि लोगों में मजदूरी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, माइग्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। लोग माइग्रेट करके बल्क में गए तो उन्होंने अपनी जो जीने की स्थिति थी, अपने घर की स्थिति थी, उन्होंने छत बना लिया, उनके घर में गाड़ियां आ गई। मुझे तो नहीं लगता कि गांव के अंदर कोई भी ऐसा घर होगा जिसके अंदर आज के दिन में बाइक नहीं हो, जो कि बाइक एक समय जो है 80-90 के दशक में बिहार में जो संभ्रांत घर हुआ करते थे, उनके यहाँ पूरे गांव में 2-4 बाइक हुआ करती थी। अब तो जिसे कह सकते हैं 400। आपने ऐसी बात याद दिला दी, मुझे बोलना ही पड़ेगा, फिर मैं बिहार जाऊंगा। बिल्कुल बोलिए। अखिलेश यादव ने एक रैली में एक बात की, आपने सुनी वो बात? उन्होंने कहा कि अरे आपके बाबा जी के जमाने में मोटरसाइकिल क्या कीमत थी, आज कितनी है, देखो कितनी महंगाई हो गई। फिर उन्होंने कहा और तो छोड़ो, इस सरकार ने हमारे पार्ले जी पैकेट का साइज भी छोटा कर दिया। बाइक वाली बात फिर उन्होंने कहा था, मतलब मेरे बाबा ने जितने में बाइक खरीदी होगी, आज कितने में खरीदा? मैंने आपको सेंसस का डेटा बताया है, ये हमारा सेंसस नहीं है,
ये बिहार सरकार में तेजस्वी और नीतीश जी के रेजिम में था। 55,000 ट्रैक्टर उन समाज के पास है जो अपने आप को कहता है कि दबा कुचला है, वो सोशल जस्टिस की डिमांड कर रहा है। और जो बाकी सब ने, मैं आते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान वाली बात छिड़ गई। देखिए यूएई वो कह रहा है, जो अभी जो दोहा के अंदर और जो अभी तुर्की वगैरह मिलकर के जो बातचीत चल रहे थे, उसमें एक चीज निकल करके आई, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है अफगानिस्तान के, जो कि अफगानिस्तान के टेलीविजन पर यह बात चली कि भाई उसने कहा कि हमारा किसी कंट्री के साथ समझौता हुआ है और यह समझौता गुप्त है, हम तुमको ड्रोन से अटैक करेंगे ही अटैक करेंगे। और यह शर्त है, मजेदार बात है, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान से कि तुम जब अपने यहां का जब तक टेररिस्ट कैंप नहीं खत्म कर दोगे तुम्हारे साथ कोई हम वार्ता नहीं, लगभग ऐसी ही शर्तें वो किसके सामने रख रहा है, तालिबान के साथ, जो जानता है कि ये तालिबान वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने पाल पोस करके बड़ा किया है और उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ खड़ा हो गया है। इस बैठक वाली जो उनकी वार्ता जो फेल हो गई इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया है। मैं पढ़ रहा था एजेंसी का कि जो पाकिस्तान के अधिकारी थे उन्होंने पहले बैठक में उनसे पूछ लिया कि आपके विदेश मंत्री भारत क्यों गए, किस अधिकार से गए। तो उन्होंने कहा भाई ये बातचीत का विषय नहीं है, हमारा सरकार है वो कहां जाएंगे हम तय करेंगे, हम तो पाकिस्तान आना भी चाहते थे लेकिन आपके किससे जो व्यवहार है इससे हमने अपना कैंसिल किया, हम भारत गए। तो बोले भविष्य में आप भारत में जाए इसके में हम गारंटी दीजिए कि आप भारत के पास कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा हम यहाँ आपके और हमारे बीच टॉक के लिए हम भारत की बात करने नहीं आए यहाँ पर। तो इतना भारत से पाकिस्तान डरा हुआ। और अभी जो आप कंगाली, गरीबी में आटा गिला और कंगाली की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का तो बयान आया था ना कि पैसे दो और भूल जाओ, लोने मत दो हमको, कर्ज दे, कर्ज नहीं चाहिए, दान चाहिए, दान चाहिए। तो दान इसलिए मांग रहे हैं कि देने की हैसियत नहीं है। आपको अब विश्व के सर टाइम क्योंकि नहीं है, लेकिन खबरें इंपॉर्टेंट है, खबरें तो आप तक पहुंच $1 बिलियन उसके पास। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि आज हालात 1939 वाले हैं, मतलब विश्व दूसरा विश्व युद्ध जिन हालात में शुरू हुआ था वैसी परिस्थितियां बन गई हैं। नेटो ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का एक अपडेट लिया है और उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी, अगर पुतिन इस लड़ाई को न्यूक्लियर तक ले जाना चाहते हैं तो नेटो की तैयारी भी पूरी है। रशिया ने एक ट्रेन पहली बार रूस से ईरान तक चलाई है और यह भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यह वही नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, भारत जिसका हिस्सेदार है, जो इंडिया से शुरू होकर के ईरान, सेंट्रल एशिया, यूरोप, रशिया, इजराइल से होता हुआ यूरोप तक जाएगा। तो उसके बीच का जो पार्ट था वो रशिया और ईरान ने शुरू कर दिया है। और चाइना ने अपना तीसरा समुद्री बेड़ा कह लीजिए या एयरक्राफ्ट कैरियर विश्व में या तो अमेरिका के पास है, उसके बाद चाइना के पास है, उसके बाद भारत के पास है, तो तीसरा उसने वो कहते हैं बड़ा उन्नत तकनीक का वो समंदर में उतार दिया। आप इनमें से जिस पे कमेंट करना चाहें। देखिए मुझे लगता है कि इसको एक लाइन में कहें तो रीअलाइनमेंट ऑफ वर्ल्ड पावर हो रहा है और ये बड़ा स्वाभाविक था। इसको आप मतलब किसी भी कीमत पर इसको टाल नहीं सकते थे क्योंकि हम इससे देख रहे हैं कि वो विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध नहीं हुआ दुनिया में, लोग समझदारी में आ गए। यूं मत देखिए इसको, दुनिया भर में इकोनॉमिक पावर का जब जब मूव दूसरी तरफ होता है तब तब इस तरह की स्थितियां बनती हैं। अमेरिका को यह लगता है कि चाइना और भारत ये दो के दोनों ग्रोइंग पावर के तौर पर बढ़ रहे हैं और इनकी जो इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी तो अमेरिका इररिलेवेंट हो जाएगा। आज ये बात कहते हुए जब हम कहते हैं कि अमेरिका इररिलेवेंट हो जाएगा तो नहीं समझ में आता, लेकिन मैं आज ही सुबह पढ़ रहा था, कुछ खबरें पढ़ रहा था, जब हम कहते हैं कि लॉन्गेस्ट शटडाउन हो गया अमेरिका में, जब हम खबर पढ़ते हैं कि जिस न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं ममदानी, उस न्यूयॉर्क का घाटा कितना बड़ा है, जब हम कहते हैं कि अमेरिकी शहर दिवालिया होने जा रहे हैं और रशिया इतने समय से सैंक्शंस के बावजूद उसकी पावर बनी हुई है, इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया का जो ट्रेड बैलेंसिंग है वो डिफेंस बैलेंसिंग के साथ जा रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये रीअलाइनमेंट में भारत की भूमिका बड़ी होने जा रही है, चाहे वो रशिया से ईरान तक के आप उस कॉरिडोर की बात कर रहे हो, चाहे चाइना का BRI है वो ठंडे बस्ते में जाने की बात हो रही हो, ये ओवरऑल उस रीअलाइनमेंट की तरफ जा रहा है। युद्ध होगा या नहीं होगा ये नहीं कह सकते। चलिए आज समय इतना ही था, कहानी कुर्सी की में कई खबरों पर बात हुई। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर जी। कल फिर मिलते हैं आपसे 1 बजे कहानी कुर्सी की में।